गर्मी में बहू का लकड़ी का घर और घरेलू सामान। छोटे से शहर का एक छोटा सा परिवार है सुबोध का। गर्मी का मौसम है। खेत में फसल काट करके घर के आंगन में सुबोध, कौशल्या, राजेश और साहिल बैठे हैं। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। कौशल्या, इस बार तो खेत ने बहुत धोखा दिया है। पिछली बार से आधी भी फसल नहीं हुई है। हाँ जी, मेरी भी हिम्मत टूट रही है। इतनी मेहनत की पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अब क्या होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? बाबूजी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। इस बार का अनाज तो हमें अपने खाने के लिए भी कम पड़ेगा। मंडी में बेचने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। किराया देने की चिंता मुझे खाए जा रही है भैया। बिहारी लाल जी को हर महीने के पहले ही दिन किराया चाहिए होता है। अगर पैसे नहीं दिए तो कहाँ जाएंगे हम? कुछ ही दिन के बाद सुबह का समय है। सुबोध और कौशल्या घर के आंगन में बैठे हैं। दोनों बहुएं आंगन में ही खाना बना रही होती हैं कि तभी मकान मालिक बिहारी लाल गुस्से में वहां आ पहुंचते हैं। सुबोध, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किराया समय पर चाहिए। महीना शुरू हुए 4 दिन हो गए हैं। बिहारी लाल जी नमस्कार। बैठिए बैठिए। देखिए, इस बार फसल ने बहुत धोखा दे दिया है। पिछले बार की तो आधी भी नहीं हुई। आप तो जानते हैं कि हमारा सारा खर्चा खेत से ही चलता है। देखो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। पिछले बार भी मैंने मोहलत दी थी, उससे पिछली बार भी। इस बार और नहीं दे सकता। तुम्हारा बड़ा बेटा राजेश भी तो कोई कमाई नहीं करता। सारा परिवार खेत पर निर्भर है और खेत में कुछ नहीं है। मुझे अब अपना घर खाली चाहिए। बिहारी लाल जी, इतना बड़ा परिवार है हमारा। अगर आप अभी घर खाली करवा लेंगे तो हम इस भरी गर्मी में कहां जाएंगे? इस घर में हमारी पीढ़ियां रही हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे। बस कहां जाओगे ये तुम्हारी चिंता है, मेरी नहीं। ये मेरा घर है और मैं अब इसे खाली चाहता हूँ। अरे क्या कह रहे हैं आप? हम कहां जाएंगे? देखो, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे ये घर खाली चाहिए और जल्द से जल्द। मैं तुम्हें बस 2 दिन की मोहलत देता हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर तुम सब अपना सामान उठाओ और घर खाली कर दो। अगर 2 दिन के बाद तुम लोग मुझे इस घर में मिले ना, तो मैं पुलिस को बुलाने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। बिहारी लाल ये कहकर गुस्से में दरवाजा पटक कर चला जाता है। परिवार सदमे में एक दूसरे को देखता रहता है। तभी साहिल बोलता है, 2 दिन? सिर्फ 2 दिन में हम कहाँ जाएंगे? हे भगवान, तू ही अब कोई रास्ता दिखा। थोड़ी देर के बाद सुबोध और कौशल्या भारी मन से सबको घर का सारा सामान समेटना शुरू करने को कहते हैं। बड़ी बहू नेहा और छोटी बहू आरती जल्दबाजी में बचा कुचा अनाज और राशन के डिब्बे एक कोने में रखती हैं। साहिल और राजेश घर के भारी सामान को बांधने लगते हैं। अंजलि और राहुल भी चुपचाप छोटे मोटे सामान समेटने में मदद करते हैं। तभी पड़ोसन मालती और उनके पति धीरज दरवाजे पर आते हैं। कौशल्या भाभी, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग सामान क्यों बांध रहे हो? बिहारी लाल जी ने क्या सच में घर खाली करने को कह दिया? हाँ मालती, बिहारी लाल ने हमें 2 दिन की मोहलत दी है। हमारी फसल ने धोखा दे दिया। हम किराया नहीं भर पाए। अब हम कहाँ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस सुबोध जी, हिम्मत मत हारिए। ये बहुत बुरा हुआ है। वैसे बिहारी लाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे दोनों खड़े होकर परिवार से बात कर रहे होते हैं कि तभी दूसरी पड़ोसन भारती वहां आ जाती है। उसके चेहरे पर हमदर्दी नहीं बल्कि एक कड़वी मुस्कान है। अरे वाह, यहाँ तो पैकिंग चल रही है। ये तो होना ही था। जिसके पास खेत से एक दाना भी घर ना आए, उसे तो सड़क पर ही आना पड़ता है। बताओ, इस भरी गर्मी में इतने बड़े कुनबे के साथ कहाँ जाओगी? भारती जी, आप ऐसा सब कैसे बोल सकती हैं? वो भी इनके सामने। कुछ तो शर्म कीजिए। मैं तो सच बोल रही हूँ। अब तो इनके पास अपनी इज्जत बचाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। 2 दिन बाद देखती हूँ कि तुम लोग कहाँ मिलते हो। कोई बात नहीं चाची जी, हम मेहनत करेंगे और जहाँ मेहनत होती है वहाँ रास्ता खुद बन जाता है। हाँ हाँ, देखते हैं तुम लोग की मेहनत तुम्हें कहाँ तक ले जाती है। भारतीय कहकर मुंह फेर कर चली जाती है। 2 दिन की मोहलत पूरी होने पर परिवार भारी मन से अपना सारा सामान समेटकर घर से निकल जाता है। सुबोध अपने कंधे पर एक बड़ा सा गट्ठर और कौशल्या भी सिर पर एक पोटली रखे है। राजेश और साहिल ने घर का भारी सामान उठाया है। अंजलि, राहुल और बहुएं भी छोटे मोटे सामान लेकर उनके साथ चल रही हैं। गर्मी का मौसम अपने चरम सीमा पर है। थोड़ी ही देर चलने के बाद सारा परिवार थककर चूर हो जाता है। कौशल्या एक पेड़ की छांव में हाँफते हुए बैठ जाती हैं। मुझसे अब और नहीं चला जाएगा।
इतनी गर्मी है और ये भारी भरकम सामान, मेरी हिम्मत टूट गई है। हाँ माँ, मेरी भी सांस फूल रही है, पानी भी खत्म हो गया है। इतनी धूप में हम कब तक यूं ही चलते रहेंगे? माँ जी, हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ी ही दूर और चलना है। बाबूजी ने बताया था ना, हमारा खेत यही पास के जंगल के किनारे ही है, हमें बस वहीं तक जाना है। हम वहाँ पहुँचकर छाँव में थोड़ी देर आराम कर लेंगे। हाँ, नेहा ठीक कह रही है, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हैं। सभी आगे मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। थकावट और धूप से उनका हाल बेहाल है, पर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए वो जंगल के किनारे अपने खेत के पास पहुंचते हैं। खेत के आसपास का जंगल थोड़ा घना है। सभी लोग अपने सिर का बोझ उतारकर जमीन पर रखते हैं और जंगल में पड़ी कुछ मोटी और सूखी लकड़ियों पर बैठ जाते हैं। पानी, पानी कहाँ है? कौशल्या, जरा जल्दी पानी देना। ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया हो। इस भयानक धूप ने तो जान ही निकाल दी। कौशल्या पानी का मटका निकालती है और सब बारी बारी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इस बीच छोटी बहू आरती जिस लकड़ी के लट्ठे पर बैठी होती है, उसे छूकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, आप सबने महसूस किया? इतनी गर्मी में भी ये लकड़ी तो काफी ठंडी है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ठंडी जगह पर बैठी हूँ। ये लकड़ी अपने आप इतनी ठंडक कैसे दे रही है? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ आरती, तुम ठीक कह रही हो। ये आम लकड़ी नहीं है, ये तो चंदन की खास लकड़ियां हैं। इनकी यही खासियत होती है कि ये हमेशा ठंडी रहती हैं। चाहे बाहर कितनी भी आग बरस रही हो, यहाँ इस जंगल में पुराने और बड़े पेड़ बहुत हैं। शायद ये उन्हीं से गिरी हुई लकड़ियां होंगी। हमें तो एक तरह से ये वरदान मिल गया। चलो, पानी वानी पी लिया, अब थोड़ी पेट पूजा भी कर ली जाए। घर से जो बचा खुचा राशन और खाना लाए थे उसे निकालो। भूखे पेट तो दिमाग भी काम नहीं करेगा और ना ही ये शरीर आगे बढ़ पाएगा। थोड़ा खाकर दम लेकर फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। आरती और नेहा सभी के लिए खाना निकालती हैं। परिवार के सभी सदस्य जमीन पर बैठकर बचे हुए पराठे, रोटी और अचार आपस में बांटकर खाने लगते हैं। खाने के दौरान आरती के दिमाग में एक विचार आता है। आरती बोलती है, बाबूजी, मुझे एक बहुत जरूरी बात सूझी है। आप सबने महसूस किया ना, ये लकड़ियाँ कितनी ठंडी है। इतनी भीषण गर्मी में भी ये ठंडक दे रही है। तो क्यों ना हम इन्हीं लकड़ियों से अपना घर बना ले। ये लकड़ियाँ हमें इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचा सकती है और उस पे हम पत्ते लगा देंगे ताकि वो हमेशा ठंडी ही रहे। कम से कम रात को आराम से सो तो पाएंगे। क्या कह रही हो आरती? लकड़ी और पत्तों का घर? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम में से किसी को भी घर बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है। हम कैसे बनाएंगे? इसे मजबूत कैसे करेंगे? कहाँ से कारीगर लाएंगे? और इन लकड़ियों का कोई ठिकाना नहीं है कि ये कब तक टिकेंगी। उसमें कितनी दिक्कतें होंगी, तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ भैया, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, पर और कुछ उपाय भी तो नहीं है। आप ही बताइए, इतनी गर्मी में खुले आसमान के नीचे हम कितने दिन रह पाएंगे? 1-2 दिन तो गुजर जाएंगे, पर उसके बाद लू से, धूप से तो हम बीमार पड़ जाएंगे। 2 दिन की मोहलत मिली थी और इतनी जल्दी शहर के इस बड़े इलाके में दूसरा मकान ढूंढना भी आसान नहीं होगा, जहाँ किराया भी ज्यादा होगा। पर ये चंदन की लकड़ियां हैं आरती। घर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुछ भी मुसीबत हो सकती है। मुसीबत तो अभी भी हमारे सिर पर है भैया। हमें अपनी जान बचानी है। ये लकड़ियाँ हमारे लिए वरदान है। अगर ये हमें गर्मी से बचा सकती है तो हमें ये जोखिम लेना ही पड़ेगा। हम इन्हें कच्चा पक्का जोड़कर बस एक झोपड़ी ही बनाएंगे जिसमें पत्ते भी हो, जिससे हमें इस भयंकर गर्मी से राहत मिल सके। आरती बिल्कुल ठीक कह रही है राजेश। हमें तर्क वितर्क में समय नहीं गंवाना चाहिए। इस भयंकर गर्मी में सभी को खुले में रखना खतरे से खाली नहीं है। हम किसान हैं, हमने अपने हाथों से खेत बनाए हैं। ये तो सिर्फ लकड़ियों की झोपड़ी होगी राजेश। हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे तो 2 दिन में खड़ी हो जाएगी ये। हाँ भैया, बाबूजी सही कह रहे हैं। ये लकड़ियां किसी वरदान से कम नहीं है। ये हमारी किस्मत है कि हमें इतनी ठंडी लकड़ियां मिली हैं। हमारा परिवार बड़ा है, हमारे पास 4-5 मजबूत हाथ हैं। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे भैया। हमें बस शुरुआत करनी है। सुबोध के फैसले के बाद परिवार में एक नई ऊर्जा आ जाती है। बिना समय गंवाए चारों पुरुष, सुबोध, राजेश, साहिल और राहुल, जंगल से कुछ सूखी और मजबूत लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं। उन्हें काटने के लिए उनके पास औजार जैसे कुल्हाड़ी और आरी है, जो वो घर से लाए थे। राजेश लकड़ियां काटते हुए बोलता है, बाबूजी, ये लकड़ियां दिखने में सूखी हैं पर हैं बहुत मजबूत। एक आदमी के बस की बात नहीं है इन्हें अकेले काट पाए। हाँ बेटा, ये जंगल की लकड़ियां हैं, बहुत पुरानी और कठोर हैं।
साहिल, तुम किनारे से शुरू करो और मैं बीच से। हमें जल्दी करनी होगी, सूरज अभी भी सिर पर है। चारों पुरुष जोर जोर से लकड़ियां काटना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में उनकी सांस फूलने लगती है। तभी दोनों बहुएं नेहा और आरती और कौशल्या उनके पास आती हैं। ये अकेले के बस का नहीं है। आप लोग अकेले ही क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम भी मदद करेंगे। माँ, आप और अंजलि हल्की लकड़ियाँ इकट्ठा कीजिए। आरती और मैं लकड़ियाँ काटने में इनकी मदद करते हैं। हाँ, ठीक कह रही है। हमारा परिवार बड़ा है तो क्या हुआ, हमारे हाथ भी तो मजबूत है। सब साथ मिलकर अगर काम करे तो सब जल्दी हो जाएगा। अब नेहा और आरती भी कुल्हाड़ी संभाल लेती हैं और अपने पतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर देती हैं। राहुल और अंजलि कौशल्या के साथ मिलकर कटी हुई लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करती हैं। गर्मी बहुत तेज है और कुछ ही देर की मेहनत के बाद दोनों जवान बच्चे राहुल और अंजलि थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इतनी गर्मी है, मुझसे तो अब और नहीं हो पाएगा। ये लकड़ियां तो जैसे लोहा हैं। हाँ राहुल भाई, मेरी भी कमर टूट गई है। ऐसा लग रहा है जैसे काम कभी खत्म ही नहीं होगा। तभी नेहा और आरती उनके पास आती हैं। अरे, तुम दोनों इतनी जल्दी थक गए? याद है भारती चाची ने क्या कहा था? हमें उन्हें गलत साबित करना है। ये घर सिर्फ गर्मी से नहीं बचाएगा, ये हमें ये भी बताएगा कि हम हार नहीं मानेंगे। सही कह रही है आरती, हमें बस कुछ और घंटे काम करना है। रात की ठंडक से पहले कम से कम छत का इंतजाम तो करना ही होगा। थोड़ी सी हिम्मत और। चलो जल्दी से ये लकड़ियाँ भी उठा लो। बहुओं के हौसला बढ़ाने पर अंजलि और राहुल फिर से काम में लग जाते हैं। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने झोपड़ी के लिए जरूरी लकड़ियां इकट्ठी कर ली हैं। अब सबसे मुश्किल काम शुरू होता है, लकड़ियों को खड़ा करना। थोड़ी देर सोचने के बाद साहिल बोलता है, ये लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई, पर इन्हें सीधा खड़ा करके बांधेंगे कैसे? हमारे पास सीमेंट और मसाला तो है नहीं। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बिना नींव और खंबे के ये टिकेंगी कैसे? कहीं हवा का एक झोंका भी आया ना तो। बाबूजी, हम क्यों ना लकड़ियों को एक दूसरे से बांधने के लिए उन पुरानी जूट की रस्सियों का इस्तेमाल करें जो हम घर से लाए थे, और इन्हें मजबूती देने के लिए हम 4 सबसे मोटी लकड़ियों को थोड़ा और गहरा जमीन में गाड़ेंगे। फिर बाकी छोटी लकड़ियों को उनके सहारे तिरछा खड़ा करके चारों तरफ से मजबूत रस्सियों से कसकर बांधेंगे, ठीक वैसे ही जैसे खेत में हम बाड़ को खड़ा करते हैं। अरे वाह नेहा और आरती, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। ये तरीका बिल्कुल देसी और कारगर है। चलो देर मत करो, अब शुरू हो जाओ। सभी मिलकर नेहा और आरती के बताए तरीके से खंबे गाड़ते हैं और बाकी लकड़ियों को खड़ा करके बांधना शुरू कर देते हैं। रात होने से पहले झोपड़ी का ढांचा खड़ा हो जाता है और वो अभी भी मजबूत नहीं दिखता। बाबूजी, ये इतना मजबूत नहीं है, ये तो हिल रहा है। कहीं ये गिर गया तो रात को अगर तेज हवा चली तो हम दब जाएंगे। हाँ भैया, मुझे भी डर लग रहा है। इतनी मेहनत की पर अगर ये टिक नहीं पाया तो क्या होगा? राजेश और साहिल की चिंता सुनकर दोनों बहुएं फिर से सोचने लगती हैं। तभी आरती बोलती है, भैया, हमें इसे और कसकर बांधना होगा। ये हिल इसलिए रहा है क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर से बांधा है। हाँ देवरानी जी ठीक कह रही है। हम जंगल से बेलें क्यों नहीं लाते? जो मोटी और मजबूत बेलें होती है उन्हें लकड़ियों पर रस्सी की तरह लपेट कर कसेंगे और जमीन के पास भी चारों तरफ बेलों और रस्सियों का जाल सा बना देंगे ताकि नीचे से भी हिलना बंद हो जाए। ये हम गांव में इस्तेमाल किया करते थे। हाँ वैसे ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं और भैया मिलकर बेलों का इंतजाम करते हैं। साहिल और राजेश जंगल से बेल और लताओं का इंतजाम करके ले आते हैं, जिन्हें नेहा, आरती, कौशल्या और अंजलि मिलकर झोपड़ी के ढांचे पर कसकर बांधती हैं। हर गांठ को कसने के साथ झोपड़ी की मजबूती बढ़ती जाती है। जब ढांचा हिलना बंद हो जाता है तो सब मिलकर छत बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ऊपर मोटी लकड़ियां बिछाकर उन पर छोटी लकड़ियों को एक दूसरे से सटाकर रखा जाता है और फिर ऊपर से पत्तों और सूखी घास की एक मोटी परत बिछा दी जाती है। रात होने तक पूरा कमरा तैयार हो जाता है। बाहर की तपती धूप और गर्मी के विपरीत चंदन की लकड़ियों की वजह से झोपड़ी के अंदर ठंडक महसूस होती है। हे भगवान, ये तो सचमुच चमत्कार है। इतनी जल्दी इतने कम सामान में इतना सुंदर घर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमने बनाया है। और ये ठंडा कितना है ना? ये तो उस किराए के मकान से भी ज्यादा आरामदेह लग रहा है। भाई जरा देखो तो, इन मजबूत लकड़ियों और बेलों के कारण अंदर से किसी जिम जैसा लग रहा है, एकदम कसरती जगह। हाँ राहुल, ये घर हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ताकत देगा। सारा परिवार अब खुश था। उन्होंने रात उस ठंडी झोपड़ी में गुजारी, लेकिन अगली सुबह गर्मी फिर से तेज थी। चंदन की लकड़ियों की ठंडक के बावजूद दिन की लू के सामने पानी और खाना ज्यादा देर तक ताजा नहीं रह पा रहा था। हे भगवान, ये पानी फिर से गर्म हो गया।
खेत पर ले जाने के लिए ठंडा पानी भी नहीं है और कल की बची हुई रोटी भी अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। माँ ठीक कह रही हैं। हमें कुछ और जुगाड़ चाहिए। क्यों ना हम लकड़ियों से एक कूलर जैसा ढांचा बना लें। हाँ भैया, और हम घर से लाए हुए जूट के बोरे को फाड़कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बढ़िया। हम बची हुई लकड़ी के टुकड़ों से एक चौकोर फ्रेम बनाते हैं और नेहा भाभी और आरती भाभी ना जूट को पानी में भिगोकर फ्रेम पर कस देंगी। हवा जब उस गीले जूट से गुजरेगी ना तो ठंडी होकर अंदर आएगी। वाह वाह वाह, ये तो बढ़िया सुझाव है। चारों पुरुष तुरंत मिलकर छोटा सा लकड़ी का फ्रेम बनाते हैं। नेहा और आरती ने घर से लाए हुए एक पुराने जूट के बोरे को भिगोकर फ्रेम पर कस दिया है। उन्होंने उस जुगाड़ कूलर को झोपड़ी के दरवाजे के पास टिका दिया और कौशल्या उस पर बार बार पानी डालती रही। थोड़ी ही देर में गीली जूट पर हवा पड़ने से अंदर एक मीठी ठंडक आ गई। हाँ, ये तो सचमुच का कूलर बन गया। ये तो बन गया, पर अब हमें ठंडा पानी और खाने को ताज़ा रखने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। उसके लिए भी उपाय है। बाबूजी, राजेश जी, साहिल जी, क्या हम गांव से 2 अलग अलग आकार के मिट्टी के घड़े नहीं ला सकते? मिट्टी के घड़े? क्यों? मिट्टी के घड़े से क्या होगा? हम बड़े घड़े के अंदर छोटा घड़ा रखेंगे और बीच की जगह में रेत भर देंगे। उस रेत को हम गीली रखेंगे। घड़े की ठंडक और गीली रेत की नमी मिलकर उसे एक छोटे देसी फ्रिज जैसा बना देगी। हम उसमें अपना पानी और बचा हुआ खाना सुरक्षित रख सकते हैं। सभी को आरती का सुझाव पसंद आता है और सुबोध, राजेश और साहिल तुरंत गांव की तरफ जाकर 2 घड़े ले आते हैं। सब मिलकर रेत को बड़े घड़े और छोटे घड़े के बीच भर देते हैं। ये मिट्टी का फ्रिज झोपड़ी के एक ठंडे कोने में रख दिया जाता है। सारा परिवार अब खुश था। जंगल के किनारे अपना घर बना लेने से परिवार को एक बहुत बड़ा लाभ मिला था। अब उनका खेत भी वहीं से काफी नजदीक था। सुबह जल्दी उठकर सभी खेत पर पहुंच जाते थे। पूरा परिवार सब मिलकर खेती का काम कर रहे थे। देखा कौशल्या, पहले हम शहर के मकान से इतनी दूर थे कि समय पर खेत भी नहीं आ पाते थे। अब तो ये घर हमारे लिए वरदान बन गया है। हाँ बाबूजी, जब से हम यहाँ आए हैं फसल पर हमारा ध्यान पहले से भी कहीं ज्यादा है। अब अनाज खराब होने से बचता भी है और कोई जानवर भी फसल नहीं बर्बाद कर पाता। और सबसे बड़ी बात, इस घर की ठंडक ने हमें नई ऊर्जा दी है। अब कड़ी मेहनत करने के बाद भी थकान कम लगती है। बिल्कुल सही कहा नेहा तुमने। परिवार की मेहनत रंग लाने लगी थी। इसी बीच शहर में भी उनके ठंडे घर की खबर फैलने लगी। पड़ोसन मालती और उनके पति धीरज को जब ये पता चला तो वो इन्हें देखने के लिए जंगल के किनारे पहुंच गए। कौशल्या भाभी, ये तो सचमुच चमत्कार है। हमें तो डर था कि आप लोग इस गर्मी में कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, पर ये घर तो आप लोगों का बहुत अच्छा बन गया है। इस चंदन की लकड़ियों की ठंडक तो हमारे पक्के घर में भी नहीं है। सुबोध जी, आपकी सूझबूझ और बच्चों की मेहनत तो भाई साफ झलक रही है। आपने मुश्किल घड़ी में हार नहीं मानी। ये झोपड़ी नहीं, ये आपकी हिम्मत का महल लग रहा है। ये सब इन बहुओं और बेटों की देन है धीरज जी। इनकी सूझबूझ से ही आज ये सब हो पाया है। धीरज और मालती पूरे परिवार की सराहना करते हैं और गांव जाकर दूसरे लोगों को ये बात बताते हैं। धीरज और मालती भारती से बोलते हैं, हमें तो लगा था कि बेघर होने के बाद वो परेशान होंगे, पर उन लोगों का घर तो भाई बहुत अच्छा बन गया है। वे लोग अब तो पहले से भी अच्छे से रह रहे हैं और उनका खेत भी अब उनके नजदीक है। हाँ, और गर्मी तो मानो उनके घर को छूती भी नहीं हो, ऐसी ठंडक है उनके घर में। ये बात भारती सुनते ही मुंह बना लेती है और चिढ़ते हुए बोलती है, हाँ, लकड़ी का घर और क्या, देखती हूँ ये कब तक चलता है। जैसे ही पहली बारिश आएगी ये सारी गरीबी धड़ाक से जमीन पर गिर जाएगी। हवा का एक झोंका आएगा और उनका सारा तमाशा खत्म। चंदन की लकड़ियों के नाम पर जंगल से सूखी लकड़ियाँ उठा लाए हैं और खुद को शहंशाह समझ रहे हैं। देखती हूँ कब तक ये जंगल के राजा बनकर रहते हैं। कुछ और दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन घर के कोने में रखे कपड़ों और राशन को देखकर छोटी बहू आरती के मन में एक ख्याल आता है। आरती मन ही मन सोचती है, इतना सामान यूं ही खुला पड़ा रहता है, रात में तूफान या बारिश आ गई तो सब खराब हो जाएगा। हमें सामान रखने के लिए कोई बंद जगह चाहिए। इतना सोचने के बाद आरती घर बनाने के लिए बची हुई कुछ मोटी सूखी लकड़ियों के टुकड़े को लेकर बैठ जाती है और उन्हें आपस में जोड़ने का तरीका सोचने लगती है। तभी ननद अंजलि पानी का मटका लेकर वहाँ आती है। आरती भाभी, ये क्या कर रही हो? ये लकड़ी लेकर क्यों बैठी हो? अरे अंजलि, मुझे लगा कि घर में सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं है। कपड़े, अनाज और छोटे मोटे जरूरी सामान यूं ही खुले पड़े रहते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इन्हीं बचे हुए टुकड़ों से एक बड़ा बॉक्स बना लिया जाए। इसमें सामान सुरक्षित रहेगा। बॉक्स? लकड़ी का बॉक्स? क्या आप सच में बना लेंगी? ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। पिछली बार जब हमने घर बनाया था तो हमें कितनी हिम्मत मिली थी।
मैं बस इन्हें एक दूसरे से कसकर जोड़ूंगी और ऊपर से एक ढक्कन लगा दूंगी। तुम थोड़ी मदद करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल भाभी, बताइए मुझे क्या करना है। अंजलि और आरती मिलकर उन टुकड़ों को एक मजबूत बक्से का रूप देना शुरू कर देते हैं। वे छोटी बची हुई रस्सियों, कीलें और बेलों का इस्तेमाल करके लकड़ियों को कसकर बांधती हैं। शाम होते होते एक मजबूत बड़ा लकड़ी का बक्सा बनकर तैयार हो जाता है। तभी सुबोध खेत से वापस आते हैं और नए बने बक्से को देखकर रुक जाते हैं। अरे भाई वाह, ये क्या है? ये इतना सुंदर और मजबूत बक्सा किसने बनाया? बाबूजी, ये मैंने और अंजलि ने मिलकर बनाया है। घर का सामान यूं ही खुला पड़ा था तो हमें लगा कि सामान को सुरक्षित रखने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। वाह भाई वाह आरती, तुमने तो एक बार फिर कमाल कर दिया बेटा। मैं हमेशा सोचता था कि इन बचे हुए टुकड़ों से करेंगे क्या, और तुमने इतनी समझदारी से इन्हें काम में भी ले लिया। सच में ये बक्सा बहुत ही मजबूत बना है बेटा। कुछ ही देर में खेत से काम खत्म करके साहिल, राजेश, नेहा और राहुल भी घर आ जाते हैं। सभी खाने के लिए जमीन पर बैठते हैं और नेहा सबको खाना परोसती है। तभी सुबोध बोलते हैं, बच्चों मेरी बात सुनो, इस बार फसल सचमुच बहुत अच्छी हुई है। तुम सबने जो मेहनत की वो रंग लाई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। अब हम शहर में एक छोटा और पक्का घर ले सकते हैं। ये सुनकर राजेश थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने पिता से बोलता है, बाबूजी, आपका फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम अभी घर लेंगे तो सारे पैसे वहीं लग जाएंगे, और अभी हमें अंजलि की शादी भी करनी है। आप तो जानते हैं कि हमारे बेघर होने से पहले ही अंजलि की शादी तय हो चुकी थी। सब कुछ कैसे हो पाएगा बाबूजी? भैया, आप चिंता मत करो, शादी में अभी देरी है और शादी के लिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए और ना ही कोई बहुत बड़ा जश्न। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस इस बात की खुशी है कि आप सब मेरे साथ हो। हम सब मिलकर फिर से पैसे कमा लेंगे। बेटी, तुम हमेशा से समझदार रही हो। अब चिंता का समय नहीं, ये खुश रहने का समय है। हम सब मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। हाँ। सुबोध के समझाने के बाद परिवार की चिंता थोड़ी कम हुई। अंजलि की शादी को लेकर सबने एक साथ काम करने का फैसला किया। चूंकि परिवार ने अपनी सूझबूझ से चंदन की ठंडी लकड़ियों से झोपड़ी, कूलर और बक्सा बनाया था, इसलिए नेहा और आरती ने एक सुझाव दिया। बाबूजी, क्यों ना हम अंजलि की शादी में भी इन लकड़ियों का ही इस्तेमाल करें। हम दहेज में कोई बड़ा सामान नहीं दे सकते, लेकिन अपनी मेहनत से बनाए हुए लकड़ी के सामान तो दे सकते हैं। ये हमारी नई पहचान है। हाँ, और शादी की सारी सजावट भी जंगल के पत्तों, फूलों और लकड़ी से करेंगे। ये बिल्कुल अनोखी शादी होगी और हमारी मेहनत भी दिखेगी। और पैसे से हम मिठाइयाँ, बावर्ची और बाकी की चीजें गांव से ले आएंगे, जिससे बारातियों की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं रहेगी। अरे हाँ, ये बहुत ही सुंदर विचार है। हमारी इज्जत अब पैसे से नहीं, हमारी मेहनत और कला से पहचानी जाएगी। तुम दोनों का सुझाव बहुत अच्छा है बहू। अब ऐसा ही होगा। सभी घर वाले मिलकर अब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। राजेश और साहिल अपनी कुल्हाड़ी और आरी लेकर फिर से जंगल से सूखी और मजबूत लकड़ियां लाते हैं। कौशल्या, नेहा और आरती के साथ मिलकर दिन रात एक करके अंजलि के लिए दहेज का सामान तैयार करती हैं। साहिल, इन सब में मोटी और सीधी लकड़ियों का इस्तेमाल हम पलंग के लिए करेंगे। इसे जमीन से थोड़ा ऊंचा और बड़ा बनाना होगा ताकि अंजलि को नए घर में आराम रहे। एक किसान की बेटी के लिए पलंग ऐसा होना चाहिए जो सालों तक टिकाऊ हो, ना कि 2 दिन में ही टूटने वाला हो। हमें इसे ऐसा बनाना है कि ये हमारी मेहनत की निशानी बन जाए। हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं समझ गया। और इस बार मजबूती के लिए हम अपनी इन पुरानी कीलों का इस्तेमाल करेंगे जो हमने घर खाली करते समय बड़ी मुश्किल से बचा ली थी। रस्सी से बांधने के बजाय कीलें इसे स्थायी मजबूती देंगी भैया। ये हमारा पहला ठोस फर्नीचर होगा। हमें इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। कीलों और इन चंदन की लकड़ियों का मेल इसे एक शाही पलंग बना देगा। तुम्हारी मेहनत और सूझबूझ से जो चीज बनती है उसका मोल बाजार की चीजों से कहीं ज्यादा होता है। तुम तो बस काम शुरू करो, बाकी सब अच्छा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बाबूजी, इन लकड़ियों में तो ठंडक है। ये पलंग सिर्फ मजबूत ही नहीं होगा बल्कि गर्मी में भी राहत देगा। ये सालों तक चलेगा और हमारी अंजलि की नई जिंदगी में भी खुशहाली बनाए रखेगा। राजेश और साहिल ने मिलकर चंदन की लकड़ियों को कारीगरी से काटा और कीलों का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी पलंग तैयार कर ली। पलंग इतना सुंदर और मजबूत बना कि देखने वाला देखता ही रह जाए। दूसरी तरफ नेहा और आरती बची हुई लंबी और पतली लकड़ियों को लेकर बैठ गई। देवरानी जी, सामान रखने के लिए हमें एक अलमारी बनानी होगी जिसमें कपड़े ठीक से रखे जा सके। हम इसे ऊंचा और पतला बनाएंगे ताकि जगह भी कम लगे। ठीक है जेठानी जी, हम अलमारियों के लिए मोटी लकड़ियों को फ्रेम की तरह इस्तेमाल करेंगे
और दरवाजों के लिए पतली लकड़ियों को पास पास कसकर बांध देंगे। पुरानी जूट की रस्सियों से इसे कसकर मजबूत करेंगे। ये देखने में भी सुंदर लगेगा। नेहा और आरती ने मिलकर अपनी सूझबूझ और मेहनत से एक सुंदर सी लकड़ी की अलमारी खड़ी कर दी। तभी आरती बोलती है, बाबूजी, मुझे एक और बात सूझी है। जंगल में बारातियों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम क्या करें? क्या हम लकड़ियों की मदद से बड़ी सी टेबल तैयार कर सकते हैं कि बारातियों और गांव वालों को शादी में कोई दिक्कत ना आए? हाँ, अगर हम मोटी लकड़ियों से लंबी मेजें और बैठने के लिए बेंच बना दें तो सब आराम से बैठकर खाना खा सकेंगे। अरे वाह मेरी होशियार बहुओं, तुम दोनों ने बैठने का तो सोच लिया, पर खाने का क्या? प्लास्टिक की प्लेटें अच्छी नहीं लगेंगी। क्यों ना हम मिट्टी के पतले पतले गोल टुकड़ों को काटकर उन पर बड़े बड़े हरे पत्तों को कसकर बांध दे और उनसे प्लेटें बना ले। ये अनोखा भी लगेगा और हमारी मेहनत भी दिखेगी। बिल्कुल सही कहा कौशल्या। लकड़ी की मेज और पत्तों और मिट्टी वाली प्लेटें, ये हमारी कला का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। ऐसा करना अच्छा भी रहेगा और सभी को पसंद भी आएगा। सभी घरवाले मिलकर अब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। राजेश और साहिल अपनी कुल्हाड़ी और आरी लेकर फिर से जंगल से सूखी और मजबूत लकड़ियां लाते हैं। कौशल्या, नेहा और आरती के साथ मिलकर उन्होंने दिन रात एक करके अंजलि के लिए दहेज का सामान और शादी की व्यवस्था तैयार की। शादी का दिन आता है। सारी सजावट जंगल के पत्तों, रंग बिरंगे फूलों और खासकर लकड़ियों से की गई थी। मंडप के चारों तरफ चंदन की लकड़ियों पर लताओं और फूलों की कलाकारी थी। जब बाराती वहां पहुंचे तो वो उस अनोखी और शांत सजावट को देखकर चौंक जाते हैं। अरे कांता, ये देखो कैसी जगह है। इतनी गर्मी में भी कितनी ठंडक है यहाँ, और ये सजावट तो किसी महल से कम नहीं लग रही। हाँ जी, ये सब कितना सुंदर और कलात्मक है। ये सब हाथ से बना है। सुबोध जी के परिवार में कितनी सूझबूझ है। खाने के समय जब बारातियों को हाथ से बनी लकड़ी और पत्तों की प्लेटों में भोजन परोसा गया तो वो और भी हैरान हो गए। वो सभी उन मेजों पर आराम से बैठकर भोजन करते हैं। अरे वाह, क्या जबरदस्त आइडिया है। ये कितनी साफ और सुंदर है। मुझे तो ये प्लास्टिक की प्लेटों से ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे मुझे तो पता चला है कि ये घर भी इन्होंने बनाया है, चंदन की लकड़ियों से, जो हमेशा ठंडी रहती हैं। गांव के लोग भी शादी में आए होते हैं। सभी सुबोध के परिवार के पास आकर उनकी तारीफ करते हैं। भाई सुबोध जी, आपने तो गांव की शान बढ़ा दी। बेघर होकर भी आपने अपनी बेटी की शादी ऐसे की कि शहर के लोग भी शर्मा जाएं। इतनी सादगी और सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी। सुबोध जी, आपके बच्चों ने तो कमाल कर दिया भाई। ऐसा लगता है कि विधाता ने आपके लिए इस जंगल को ही महल बना दिया। हमें तो भाई सच में बहुत डर था कि आप लोग गर्मी में कैसे रहेंगे, पर आप लोगों ने तो सबको दिखा दिया कि मेहनत और सूझबूझ से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। कौशल्या भाभी, आपकी बहुएं सच में लक्ष्मी है। उनकी सूझबूझ से ही ये सब हुआ है। ये शादी पूरे गांव में हमेशा याद रखी जाएगी। अरे वो भारती चाची कहाँ हैं? उन्हें ये सब देखना चाहिए। उनकी गरीबी के ताने का जवाब आपने अपनी मेहनत और कला से दिया है। भारती दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। भारती को बड़ा पछतावा होता है। वो कौशल्या और बहुओं के पास जाती है। कौशल्या और दोनों बहुएं नेहा और आरती उन्हें देखकर हैरान हो जाती हैं। आओ भारती, बैठो। ये सब साज सजावट तो आपने बहुत अच्छी की है। घर भी बहुत अच्छा बनाया है। आपने ये सब कैसे किया? चाची जी, ये सब हमारी मेहनत है। हमने तय कर लिया था कि हम हार नहीं मानेंगे। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बेघर होते देखा और ताने के सिवा कुछ नहीं दिया। पर आज ये सब देखकर मुझे अपनी बातों पर बहुत अफसोस हो रहा है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। भारती बेटी, कोई बात नहीं। मुसीबत में मन में कड़वाहट आ जाती है। तुमने जो कुछ भी कहा हम सब भूल गए। तुम हमारी पुरानी पड़ोसी हो और अब भी हो। आप लोगों का दिल सच में बहुत बड़ा है। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे हमेशा अपनी गलती याद रहेगी। मैं अंजलि के लिए तोहफा लेकर आई हूँ। भारती कौशल्या को तोहफा दे देती है और वहां से चली जाती है। अंजलि भी सुंदर लाल जोड़े में तैयार अपने कमरे में बैठी होती है। वहां पर अंजलि की भाभी, उसका भाई और माँ मौजूद होती हैं। अंजलि बोलती है, भाभी, नेहा भाभी, आरती भाभी, मुझे भरोसा नहीं था कि मेरी शादी इतने धूमधाम से और इतनी सुंदर हो पाएगी। सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा था कि हम बेघर हो गए हैं। ये सब, ये पलंग, ये अलमारी, बाहर की सजावट, ये सब इतना अच्छा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कम पैसे होने पर भी मुझे इतनी सारी चीजें मिल रही है। आप दोनों की मदद और सूझबूझ से ही ये सब हो पाया है। आप दोनों सच में इस घर के लिए लक्ष्मी हैं। अरे पगली, हम सब एक परिवार हैं और हम तुम्हें खाली हाथ थोड़ी ही विदा करेंगे। ये सब कुछ हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। बिल्कुल सही कहा जेठानी जी आपने।
और अंजलि, तुम जब भी ये सारे सामान को देखोगी तुम्हें हमेशा अपने पूरे परिवार की याद आएगी। हाँ 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 भाई, भाभीियों की मदद से। पर मैं और साहिल कहाँ गए? हमने भी तो दिन रात एक करके लकड़ियां काटी हैं, पलंग बनाया, मेजें बनाई हैं। डेकोरेशन में भी हमने ही बेलें ला कर दी थी। तुम सिर्फ भाभीियों को ही सारा श्रेय दे रही हो। हाँ, और भैया मेरा क्या? मैंने तो इतनी सारी लकड़ियां उठाई हैं कि अब मेरा नाम लकड़हारा रख देना चाहिए। ये अलमारी और पलंग देखकर मुझे अपने जिम वाली जगह याद आ रही है। मेरी भी तो थोड़ी तारीफ कर दो। हाँ अंजलि, हमने मेहनत की है। इस शादी में हर चीज में हम सबने मिलकर जान डाली है। बिल्कुल सही बच्चों, सबने मिलकर मेहनत की है। अब झगड़ा मत करो। बहू और बेटो सबने मिलकर इस शादी को यादगार बना दिया है। अंजलि, अब तुम चिंता मत करो, जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम्हारी भाभीियों ने जब इतनी बड़ी मुसीबत से हमें निकाल दिया तो अब उनके होते यहाँ किसी को भी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। परिवार के प्यार और मेहनत से बने उस ठंडे घर से अंजलि अपने भाइयों और भाभीियों के साथ चंदन की लकड़ियों से बने मंडप में आती है और धूमधाम से अंजलि की शादी हो जाती है और अंजलि बड़ी सी गाड़ी में बैठकर विदा हो जाती है।